अब देखिए अगला हेडिंग है आपका वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके कोऑर्डिनेट के हिसाब से x होगा, y होगा एंड z होगा, ये ओरिजिन होगा। अब मान लो कि एक पॉइंट तुम्हारा P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, z1। ऑफ कोर्स ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा। तो अगर हमको इसके अलावा वेक्टर लिखना हुआ हो तो डायरेक्ट हम x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप लिख सकते हैं। फिर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट मान लो हमको Q दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2, z2। तो अगर हमको OQ वेक्टर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। मतलब कि यहाँ से ये भी सीखो कि कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, तो उसमें i j और k लगा देने से वो ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर हो जाता है। पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। और वैसे भी पोजीशन वेक्टर को इसी नाम से भी जानते हैं हम लोग कि वो डायरेक्टेड वेक्टर, डायरेक्टेड लाइन टू P पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन होता है, ठीक है ना। तो अगर हमको कौन सा वेक्टर चाहिए, वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मतलब PQ वेक्टर चाहिए। PQ वेक्टर चाहिए मतलब कि अगर ये लिखें PQ वेक्टर, इसका मतलब P से एरो निकलेगा और Q पे जाके गिरेगा। PQ वेक्टर चाहिए तो PQ वेक्टर बराबर हम डायरेक्ट पहले भी बताए हुए हैं कि बाद वाले वेक्टर में से, Q वेक्टर में से P वेक्टर को घटा दो, लेकिन वो पोजीशन वेक्टर होना चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर होना चाहिए मतलब उसके पहले O लगा दो, उसके पहले O लगा दो। ये चीज़ आपको पता है जा चुका है कि बाद वाला Q है, आप माने जहाँ जाओ वो लिख दो, अब माइनस पहले वाला लिख दो, तो OQ वेक्टर में से OP वेक्टर घटा दो, डायरेक्ट तुम्हारा PQ वेक्टर आ जाएगा। तो अब OQ वेक्टर को हम क्या बोलते हैं जनरली, जो OQ वेक्टर उसको हम लोग स्मॉल q वेक्टर से डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर को। आप P वेक्टर को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p वेक्टर से। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि PQ वेक्टर के लिए Q का पोजीशन वेक्टर में से P का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि P का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होगा, और स्मॉल q वेक्टर जो होगा वो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप होगा। तो डायरेक्ट लिख लो आप, q वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस स्मॉल p वेक्टर का पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब आपको पता है कि दो वेक्टर का डिफरेंस है ये, तो घटाते समय भी हम i के कोफिशिएंट से i का ही कोफिशिएंट घटा सकते हैं, i का कोफिशिएंट j के साथ नहीं घटा सकते हैं। तो x2 में से x1 घटेगा, i कॉमन हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर PQ वेक्टर लिखना है तो Q के कोऑर्डिनेट में से P का कोऑर्डिनेट घटाते हुए आप i कैप, j कैप, k कैप लगा दो। यानी कि PQ वेक्टर लिखना है तो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप लगा दो, हो गया। तो ये PQ वेक्टर आ गया। अब ये तो हुआ कि एक ये जो याद करवाए थे उससे लिखो। एक ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखो, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखो, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्टेड लाइन, यहाँ से यहाँ रिजल्टेंट O से ही चल रहे ना, तो O से P पे गए, अब P से Q पे गए, तो O से तो हम डायरेक्ट Q भी जा सकते हैं। तो Q के लिए हम कोई भी रास्ता ले, ये चाहे ये ले, आपका O से फाइनल Q पे जा रहे हो तो OQ वेक्टर तो भैया दो तरह से लिखा जा सकता है, एक OQ वेक्टर लिख सकते हैं और एक O से P पे गए, P से Q पे चले गए, ऐसे भी लिख सकते हैं।
इससे भी देखो कि तुम्हारा जो पी क्यू वेक्टर आएगा वो क्या आएगा। इसको हमको RHS ट्रांसफ़र करना होगा, तो ओ क्यू माइनस ओ पी, देख लो यही लिखे थे, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो जैसे तुमको समझ में आए आप लिख लो। तो अब तो ये समझ गया कि दो वेक्टर्स तुम्हें दिए रहेंगे, दो वेक्टर्स नहीं बल्कि दो पॉइंट्स दिए रहेंगे। तो जो वेक्टर्स, अगर एक और बात, अगर यहीं पे पी क्यू के जगह पे क्यू पी वेक्टर पूछता तो तुम क्या करते, तुम्हारा एरो बदलता, क्यू से पी की ओर जाते। तो अगर हम तुमसे पूछे कि क्यू पी वेक्टर क्या होगा, तो पी के पोजीशन वेक्टर में से, पी के पोजीशन वेक्टर में से क्यू का पोजीशन वेक्टर घटाते, तो हो जाता x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप। इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, z1 माइनस z2 के कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इस पर एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। अब चलिए सुनिए ध्यान से, इसी का एग्जांपल नंबर 10 था। कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 2 3 0 एंड Q -1 -2 -4 डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। सिंपल सी बात है, P का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 2, 3, 0। तो अगर P स्मॉल p वेक्टर लिखना चाहें तो वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप होगा। और अगर आपको Q का पोजीशन वेक्टर पोजीशन पॉइंट दिया हुआ है -1 -2 और -4, तो ये हो जाएगा स्मॉल q का पोजीशन वेक्टर मतलब -1i कैप -2j कैप -4k कैप। अब हमको कौन सा चाहिए वेक्टर, फ्रॉम P टू Q, माने डायरेक्टेड होना चाहिए किसके तरफ, Q के तरफ। ये एरो ऐसे होना चाहिए। तो डायरेक्टेड PQ वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, Q के पोजीशन वेक्टर में से P का पोजीशन वेक्टर घटाते हुए i j k लगा दीजिए, तो -1, और इस -1 में से आप -2 घटाओगे तो -1 -2 i कैप प्लस -2 में से -3 घटाओगे j कैप प्लस -4 में से, है ना, Q में से आप इसको घटाओगे 0 k कैप, तो ये कितना आएगा -3i कैप -5j कैप और -4k कैप। दिस इज द PQ वेक्टर। ठीक है, अब अगर बोले कि इसका लेंथ का भी हमको रिक्वायरमेंट है, इसका लेंथ कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो PQ का मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, √i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, निकल जाएगा। 3 × 9 50 25 और 4 × 16, जोड़ देंगे सबको, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला के तरफ। ठीक है, चलिए अब देखो, सेक्शन फार्मूला में दो तरह का डिवीज़न हम लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेट में भी 11th क्लास में। पहला क्या होता था, 1 मिनट, देखो पहला क्या होता था कि एक A का कोऑर्डिनेट दिया होता था x1, y1, B का कोऑर्डिनेट दिया होता था x2, y2, और P पॉइंट्स इसे m/n के रेशियो में डिवाइड करता था। तो हमको P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना था। सेम कहानी इसमें यहाँ पे क्या है कि दो, अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा कि एक कोऑर्डिनेट के हिसाब से ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे आप ये कर लो कि ये आपका x हो गया, ये y हो गया और ये कहीं z हो गया आपका। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अब A का पोजीशन वेक्टर दिया होगा A वेक्टर, मतलब कि आपको दिया हुआ है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, या इसको कुछ देर के लिए भूल ही जाओ कि ये भी दिया हुआ है। बस ये समझो कि A वेक्टर दिया हुआ है, इसमें तीनों कंपोनेंट दिया हुआ होगा, और एक B वेक्टर दिया हुआ है तुमको, स्मॉल b वेक्टर। अब इसके बीच में एक पॉइंट है तुम्हारा P, है ना, और इस P का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो इसी वेक्टर के अलोंग है, इसी वेक्टर के अंदर है। ये भी ध्यान रखना है, इंटरनली है तो अंदर होना चाहिए, जो इसे m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जिस तरह से उस समय हम लोग फार्मूला याद किए थे कि अगर हमको
P का कोऑर्डिनेट निकालना है x कोऑर्डिनेट, तो इस m का गुना दूर में करते हैं तो m इंटू x2 अब प्लस n इंटू x1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n करते थे, और y कोऑर्डिनेट के लिए इसी m का गुना दूर में करते थे m इंटू y2 प्लस इस n का गुना y1 में। सेम फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, हम समझाएंगे भी कि कैसे आया, लेकिन आपको याद रखने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, ये m है, b का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, a का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसका गुना दूर में कर लो क्योंकि आपका नज़दीक ये दोनों होता है, दो इसको कॉरस्पॉन्ड करता है, जो छूता है इसको छू रहा है, इसको छू रहा है p को और a को, है ना, इस लेंथ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और n इस लेंथ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो m के लिए दूर b हुआ। तो अगर स्मॉल p का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो आपको बस क्या करना है कि m का गुना स्मॉल b वेक्टर में करना है प्लस n का गुना आपको स्मॉल a वेक्टर में करना है और बाई m प्लस n लिख देना है, p का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कि ये आप प्रूफ करके दिखाइए। प्रूफ करना बहुत आसान है, प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे? तो अब उसको देखने के लिए ये फार्मूला तो आप याद कर ही सकते हो, अब इसका प्रूफ भी देख लो कि कैसे ये आया होगा एक्चुअली। ठीक है ना, कैसे आया होगा अब इसी को देखना है। तो एक बार फिर से हम फिगर बनाते हैं आपका, ये x हुआ, ये y हुआ, ये z हुआ और ये ओरिजिन हुआ, ये आपका a हुआ स्मॉल a वेक्टर, ये आपका b हुआ स्मॉल b वेक्टर, और इसी के बीच में कहीं कैपिटल P है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल p वेक्टर है ना, और ये हमको पता है कि ये m/n है। तो एक बात बताओ, दिस वेक्टर को ज्वाइन करो, दिस वेक्टर को ज्वाइन करो और दिस वेक्टर को ज्वाइन करो। ठीक है ना, अब m और n को पिक्चर में लाना है, ये ध्यान रहे, m/n है। ठीक है ना, तो अगर हम आपसे पूछें, इसको मिटा देते हैं, इस पे काम कर लेते हैं, है ना। अगर हम आपसे पूछें कि भाई आपको अगर OP वेक्टर लिखना हो, O से P वेक्टर, तो क्या आप O से A वेक्टर और प्लस A से P वेक्टर लिख सकते हो? A से P वेक्टर? तो बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं। हम बोलेंगे कि OA वेक्टर तो तुम जानते हो स्मॉल a वेक्टर है, लेकिन क्या तुम AP वेक्टर जानते हो? AP वेक्टर तो कहोगे कि P वेक्टर हमको पता नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि हाँ, लेकिन एक और बात, बहुत मज़ेदार बात है, क्या हमको AB वेक्टर मालूम है? AB वेक्टर हमको मालूम है, A से B वेक्टर। क्यों? क्योंकि A का भी पोजीशन वेक्टर मालूम है और B का भी पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर कर देंगे, कोई दिक्कत? और हमको अगर हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, या फिर आपका ये लेंथ अगर निकालना होगा तो ये लेंथ कैसे निकालोगे? ज़रा सोचो कि अगर AP वेक्टर का AP का लेंथ निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको AB का लेंथ पता है, AB का लेंथ पता है, अब आपको रेशियो थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा तब जाके ये क्लियर होगा। ठीक है, तो अब रेशियो की कहानी क्या है उसको समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि तुमको AB का लेंथ तो पता है, ये AB जब वेक्टर नहीं लिखे है ना तो इसको लेंथ की तरह ट्रीट करना है। तो AB का तुम्हें अगर लेंथ पता है तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं कि AB जो है वो mx प्लस nx के बराबर है। कहोगे ये x कहाँ से आ गया सर? तो हम कहेंगे कि वो रेशियो कांस्टेंट है। जैसे कि आपको ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है P ऑफ A डिवाइडेड बाई P ऑफ B बराबर m/n, क्योंकि ये वर्ड जो लिखा हुआ है कि P डिवाइड्स AB, इसका मतलब होता है P से A पे जाना होगा, पहले A आया तो P से A पे जाओगे और फिर P से B पे जाओगे, वो दिया हुआ है m/n। तो ऐसा नहीं समझ लेना है कि वो एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है ना, AP का एक्चुअल लेंथ और PB का एक्चुअल लेंथ नहीं दिया हुआ है, बल्कि वो रेशियो दिया हुआ है। जैसे कि मान लो 2:3 होगा तो इसको 2 और इसको 3 समझ लेना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 20/30 भी होगा तो भी रेशियो तो 2:3 ही होगा। तो क्या हम अभी लेंथ 20 बोले, इसका 30 बोले?
तो कोई लड़का बोलेगा सर इसी रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तब तो लेंथ जो है ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। नहीं, वो रेशियो दिया रहता है, वो काट पीट के दिया होता है। तो एक्चुअलिटी अगर करना है लेंथ को तो वो रेशियो कांस्टेंट x मान लो, कि मान लेते हैं कि वो x से गुना करना पड़ेगा एक्चुअल में, तब जो है mx बाई nx एक्चुअल होगा। तो ये x को काट के m बाई n आया हुआ है, 2/3 आया हुआ है। तो हमको क्या चीज़ से गुना करना है नहीं मालूम है, तो हम x से गुना कर देते हैं। तो अब एक्चुअल लेंथ हो गया AB का। तो अब अगर हम पूछेंगे कि तब अगर mx जो है वो एक्चुअल लेंथ है, तो यहाँ पे ज़रा बताइए हमको कि x कॉमन लेने से क्या बनेगा, तो m प्लस n बनेगा। और हम बोलेंगे कि x का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे कि AB बाई m प्लस n होगा। तो हम बोलेंगे कि x यदि आ गया तो mx तो एक्चुअल लेंथ माने थे ना आप, तो mx का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, मतलब कि AP का एक्चुअल लेंथ कितना हो जाएगा आपका AP का। तो आप बोलोगे सर AP का एक्चुअल लेंथ होगा m इंटू x, इसका मतलब m इंटू AB का लेंथ डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखना है कि अगर AP वेक्टर लिखना है, तो AP वेक्टर लिखना है अगर, तो क्या करोगे आप, AP वेक्टर लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन चाहिए ना। तो आप क्या कर लो, AP वेक्टर के जगह पे, चलो यहीं पे लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर लिख लो सबसे पहले AB का। उससे क्या होगा ना, उससे क्या होगा कि अगर देखना ज़रा सोचना कि हम गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं। फिर एक और तरीका है, समझाएंगे। AB वेक्टर में अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ AB से डिवाइड कर दें तो क्या ये AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो बोलोगे जी सर हो जाएगा। अब ये 1 यूनिट का हो गया, इसका मतलब इसका डायरेक्शन तो इस AP वेक्टर में आ गया। तो AP वेक्टर का डायरेक्शन का या AB वेक्टर का डायरेक्शन तो एक ही है। अब अगर हमको AP का लेंथ चाहिए, AP का लेंथ चाहिए, तो AP से मल्टीप्लाई कर दो। ये AP में वेक्टर नहीं लगाया तो ये लेंथ है, ठीक है ना, ये कहानी बन गई। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। बस ये याद रहे कि जो mx है उसका वैल्यू m इंटू AB बाई m प्लस n है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं आप। अब देखोगे यहाँ पे ये A वेक्टर प्लस AP का जो वैल्यू आया हुआ है वो m इंटू AB आया हुआ है, और AB लेंथ के अकॉर्डिंग है, बाई m प्लस n है, और यहाँ पे AB वेक्टर है और डिवाइडेड बाई AB है। ये AB से AB कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, A वेक्टर प्लस m इंटू AB वेक्टर को हम लिख सकते हैं B वेक्टर माइनस A वेक्टर, क्योंकि AB वेक्टर का B वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मालूम है, A वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मालूम है, या यहाँ से भी, और डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब अगर एलसीएम लोगे